हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आर्ट एंड कल्चर का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो यूपीएससी पीटी में 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड? 2023 में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट है। आइए तुरंत क्वेश्चन को करते हैं, ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू हैं। आपको और सारे पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएंगे। आपको 2025 तक का आपको लेटेस्ट सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप चैनल में जुड़े रहिए। देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फ्रेंड, 3 क्वेश्चन है। ध्यान कटक जो महासंघी को महासांघी को अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस प्रकार के एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो कुछ फेमस आपको प्लेसेस हैं, उसको आपको ध्यान कटक, है ना, कटक और जो है ना महासंघी को महासांघिकों को के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र हुआ। तो आपने इसको आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में पढ़ा है ना कि बताइए लोकेशन कहाँ है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज का लोकेशन आपको याद रखना है। सबसे पहले ये चीज आप क्लियर रखिए कि बौद्ध संप्रदाय किन किन क्षेत्रों में नहीं था। तो आप बताइए आंध्र, गंधार, मगध, कलिंग, पहले ये देखिए। फिर जाके आप देखिए कि किस क्षेत्र में आपको ये क्षेत्र आपको ध्यान कटक कहा जाता है। तो ये आंध्र में था फ्रेंड्स। कहाँ था? आंध्र में। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र में। आइए थोड़ा समझिए। ध्यान कटक वर्तमान के दक्षिण पूर्व भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती के निकट एक छोटा सा नगर है। तो ये क्या है? आपको ध्यान कटक अभी जो वर्तमान में दक्षिण पूर्व हिस्सा में आपको आंध्र प्रदेश में अमरावती में एक छोटा सा नगर का नगर है, जहां पर क्या शाक्य मुनि बुद्ध ने संभला के राजाओं को कालचक्र धर्म के सार स्वरूप की शिक्षा दी थी। तो ये चीज समझिए कि इसका संबंध क्या है। ध्यान कटक का संबंध है फ्रेंड्स कि शाक्य मुनि जो बुद्ध थे, शाक्य मुनि के बारे में आप जानते हैं ना, बुद्ध के शिष्य थे शाक्य मुनि, वो बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे। तो उन्होंने शाक्य मुनि जो बुद्ध थे उन्होंने संभला के राजाओं को कालचक्र धर्म का सार स्वरूप ज्ञान दिया था फ्रेंड्स, शिक्षा दिया था। अमरावती आपको धारनी कोटा, धरनी कोटा, है ना, या इन दोनों नाम है इसका, धारनी कोटा या धरनी कोटा। आपको अमरावती इतिहास में इसी का नाम है, अमरावती का ही नाम है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। इतिहास में तीसरी बार 12वीं शताब्दी में, है ना, कोटा शासकों की राजधानी बन गया। तो बाद में ये तीसरी बार, है ना, तीसरी बार। इसका इंपोर्टेंस समझ रहे हैं प्लेस का कितना था, इसीलिए इसका पूछा गया आपको। तो जहां पर 3 बार राजधानी बन रही है फ्रेंड, बाद में भी 12वीं शताब्दी में भी आपको कोटा शासकों ने भी राजधानी बनाया। तो ये प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जो प्लेस इंपॉर्टेंट है, बार बार राजधानी बनाई जा रही है, ये इतिहास में उसको बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो वो क्या है आपको यूपीएससी का नजर में आ जाता है। तो उसको आपको याद कर लेना है। गुंटूर के वेलपुरु में एक मंदिर में पाए गए शिलालेख के अनुसार अमरावती को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो गुंटूर एक स्थल है फ्रेंड्स, वहां पे पुरी में एक मंदिर है, वहां पर कुछ शिलालेख पाए गए हैं। उसमें से क्या लिखा गया है कि अमरावती को कुछ वर्गों में इस प्रकार से वर्णित किया गया। तो अमरावती के बारे में थोड़ा डिटेल वहां पे दिया गया है उस शिलालेख में। शिलालेख किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स? शिलालेख देखिए यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है, बेसिक एनसीईआरटी में हमने समझा है। शिलालेख क्या है? पत्थरों पे लिखे गए चीजें जो आपको मिलती है इतिहास में। देखिए प्लेसेस में श्री ध्यान कटकम कटक, है ना, ध्यान कटक नाम का एक नगर है जो देवताओं के नगर से श्रेष्ठ है। मतलब वो इतना डेवलप है फ्रेंड्स कि उस वक्त तुलना की जा रहा है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ है, मतलब उनके नगरों से भी श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि वहां पे देवता, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है कि बहुत ज्यादा अच्छा नगर था, वो डेवलप नगर था। वॉइस क्लियर जा रही है फ्रेंड्स? यहाँ अमरेश्वर नाम के शंभु मंदिर, है ना, यहाँ अमरेश्वर नाम के शंभु मंदिर की पूजा देवताओं के राजा इंद्र द्वारा की जाती है। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है प्लेस ये। इंद्र को बहुत बड़ा एक देवता माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक इंद्र है। और वो अमरेश्वर नाम शंभु मंदिर की पूजा की देवी यहाँ पे करते थे। तो इम्पोर्टेंट नगर है। यहाँ भगवान बुद्ध को भी पूजा किया जाता था, तो भगवान बुद्ध से भी संबंधित है। यहाँ एक बहुत ऊंचा चैत्य है जो विभिन्न मूर्तियों से सुशोभित है, जिसमें यह भी पता चलता है कि स्तूप अपने काल में चरमोत्कर्ष पर था। उस टाइम पीरियड में स्तूप का महत्व कितना था वो यहाँ से देखने को मिलता है ना। ये स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उस ग्रंथ में ऐसा मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 ही क्वेश्चन है तो आप ध्यान से करने की कोशिश करिए। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्तूप के बारे में है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, क्या ये सही है फ्रेंड्स, बताइए। देखिए पूछा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है, सही पूछा है, आपको बताना है। तो क्या ये है, आपको बताइए स्तूप, ये वाला, इस पर सोचिए। एक नंबर एलिमिनेट वाला नहीं है फ्रेंड्स, आप केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं, ऐसा कुछ है, एलिमिनेट आप नहीं कर सकते फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, ये क्या ये सही है, बताइए, ये तो गलत लग रहा है या सही, आप बताइए, इस पे कमेंट करिए। ठीक है, ये एक नंबर गलत है कि नहीं। दूसरा देखिए, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। ठीक है, स्तूप जो होता है वो अवशेषों का निक्षेपागार होता है। स्तूप मतलब कुछ जो अवशेष रह जाते हैं महान पुरुषों के, जैसे बुद्ध के अवशेष या उनके शिष्यों के अवशेष, उसे आपको उसमें डाल के उसको स्तूप में रहता है फ्रेंड्स, ताकि उनका ये बना रहे। तो एक चीज ये बनाई। दूसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, तो ये चीज सही है। तो बताइए कौन सा सही है। लेकिन ये स्तूप, ये देखिए बौद्ध संकल्पना है, क्या ये सही है, बताइए ऑप्शन नंबर 1। तो इसका केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्तूप जो है फ्रेंड्स, वैदिक काल में भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। ठीक है फ्रेंड्स, स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाज वाजसनेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता, है ना, और पंचविशा ब्राह्मण में मिलता है। तो आप एक काम करिए कि समझिए चीजों को, कि बुद्ध संकल्पना ऐसा मूलतः नहीं था, इससे पहले भी वैदिक काल में भी इसको उल्लेख मिलता है। तो ये इसको आप लिख लीजिए, ये आपको मेंस में काम आ जाएगा। देखिए आप लिख पाएंगे कि स्तूप जो है मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है, इसका आपको ऋग्वेद, अथर्ववेद और भी अन्य जैसे तैत्तिरीय संहिता, वाजसनेय संहिता, है ना, और पंचविंश ब्राह्मण में भी मिलता है। तो ये चीज आप लिखिए। फिर लिखिए, ऋग्वेद में वन में देवता वरुण द्वारा बनाए गए स्तूप का उल्लेख मिलता है। तो वन में देवता जो वरुण है उन्होंने स्तूप बनाया, ऐसा उल्लेख मिलता है, जिसकी कोई नींव आधार नहीं होती। आधार नहीं होती, समझ रहे, नींव है ना, हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे पूरा डिटेल, अभी सिर्फ समझिए चीजों को। घर बनाता है तो नींव होता है ना, वो नहीं होती है। और ऋग्वेद में एक स्तुका शब्द का उपयोग भी इसी अर्थ में किया गया। वस्तुतः उस समय भूमि पर निर्मित ढेर या टोली को स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो उस समय का जो ढेर या टोली है फ्रेंड्स, उसी को स्तूप माना जाता है। एक कस्तुका शब्द भी उसी से संबंधित है, तो ये ऋग्वेद काल का है। सामान्यतः यह अवशेष निक्षेपागार था, निक्षेपागार रहता था फ्रेंड्स, जिसमें मृतकों के अवशेष राख को रखा जाता था। बौद्ध वैदिक परंपरा के स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो ये चीज समझिए कि वैदिक परंपरा में ये चीज पहले से अस्तित्व में आ गई थी, और इसमें महान पुरुषों के कुछ निक्षेपागार होते थे, जैसे कुछ अवशेष होते हैं, कुछ कपड़े हो गए, अस्थियां हो गई, या फिर जले हुए के राख जो होता है वो हो गया, शरीर है ना, दहन करते हैं ना, शव, वो। तो अब क्या है कि लेकिन क्या हुआ कि बौद्ध जो धर्म था इसको उसने बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया। ये बात आप समझ पा रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है फ्रेंड्स, देखिए, अवदान शतक, महावदान एवं स्तूप वदना, जैसे बौद्ध ग्रंथों में स्तूपों, बौद्ध ग्रंथ है कुछ, ये नाम लिख लीजिए आप, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, आपको एक बार क्लियर रहेगा कुछ चीजें। यूपीएससी बौद्ध धर्म से बहुत डीप पूछ लेता है आजकल, तो इसको लिख लीजिए आप, इन तीनों का इसका संबंध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, स्तूपों के संस्मर अस्पारक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। यही तक कि राय परेश पसेनिया सूत, राय पसेनिया सूत जो है फ्रेंड्स, राय पसेनिया सूत, जैसे जैन साहित्य, ये जैन साहित्य से संबंधित है, इसको लिखिए, ये जैन साहित्य है, भी इसका उल्लेख मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि बाद में, मतलब आप ये समझिए कि बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, और ये बौद्ध ग्रंथ है, और ये जैन ग्रंथ में भी आपको उल्लेख है, जैन साहित्य इसको। और ये बाद में फिर आपको इसको मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ये भगवान की पूजा करने का आपको एक ये आने लगा, ये ट्रेंड हो गया, उस टाइम का ट्रेंड चलने लगा कि ऐसा लोकप्रिय होने लगा। आप समझ रहे चीजों को, तो ये चीज समझिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। देखिए, स्थल है और जिसके लिए जाना जाता है, तो कौन सा स्थल किसके लिए जाना जाता है, ये चीज बताइए। सब लोकप्रिय है।
बेस नगर, ये अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करिए। बेस नगर जो है शैव गुफा मंदिर है, और भाजा जो है बौद्ध गुफा मंदिर है, और शीत नवासल जैन गुफा मंदिर है। बताइए कितने सही सुमिलित, कितने सही सुमिलित है। तो 2023 में वो ट्रेंड कम देखने को मिलता है कि आप एलिमिनेशन कर पाएंगे, इसलिए केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीन सही है, या कोई भी नहीं। तो आप ये चीज बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, तीन का बताइए। आपको केवल दो सही है फ्रेंड्स, कौन सा गलत है आप बताइए, कमेंट करिए। देखिए केवल दो सही। आप क्वेश्चन को खुद से डू करिए, आप उसको ये कमेंट करिए आंसर को कि ये इसका आंसर ये है। देखिए व्याख्या समझिए। हेलियोडोरस स्तंभ एक प्रस्तर स्तंभ है। हेलियोडोरस जो है ये क्या है, प्रस्तम स्तंभ है। इसको लिखिए, लगभग 113 ईसा पूर्व मध्य भारत के बेसनगर, विदिशा मध्य प्रदेश के पास है, बेसनगर में स्थापित किया गया था इसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ये समझ पा रहे हैं, मध्य प्रदेश संबंधित है। वैष्णव मत से प्रेरित होकर इस स्तंभ को क्या नाम दिया, ये देखिए हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ के रूप में संदर्भित किया। तो गरुड़ स्तंभ ये किससे संबंधित है, वैष्णव धर्म था, इसलिए वैष्णव धर्म में गरुड़ एक महान, मतलब उसका एक कैरेक्टर है उसमें, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसलिए इसका नाम गरुड़ स्तंभ रह गया, और हेलियोडोरस स्तंभ है इसका नाम। ठीक है, इसको रखिए। और उसके बाद भाजा गुफाएं जो है ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित है ना, तो कथन एक क्या हो गया, सही हो गया था। हेलियोडोरस जो है ये मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए आपको ये सही हो गया। आगे देखिए दूसरा नंबर देखिए, भाजा गुफाएं जो है ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित भारत के पुणे शहर में स्थित है। 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। 22 रॉक कट, समझ रहे फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ समझिए। यह गुफा भाजा गांव के समीप 400 फीट ऊंचाई पर है। 400 फीट की ऊंचाई पर यह गुफा है, भाजा गुफा। ठीक है फ्रेंड्स, यह अरब सागर की ओर आने वाले महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापारी का मार्ग है ना, व्यापार मार्ग है। तो इसको समझिए कि अरब सागर, आप लोकेशन सबको देखते जाइए, अरब सागर के पास है। आगे चलिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या कितना है, देखिए इसको 2407 वन द्वारा इस शिलालेख को गुफा मंदिर और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। तो ये इसको आप लिखिए, ये देखिए इसको, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा इसकी जो अधिसूचना है फ्रेंड्स, उसमें जितने भी चीजें उल्लेखित है उसको आप थोड़ा सा देखने का ट्राई करिए। महाराष्ट्र के प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा केंद्रों से संबंधित है ये। तो महाराष्ट्र में जो प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा केंद्र है उससे संबंधित है। इस गुफा में बौद्ध धर्म की विशेषताओं का संबंधित स्तूप है। तो कथन दो भी सही हो जाता है। पर जैन वाला है क्या फ्रेंड्स बताइए, ये वैष्णव वाला सही था, देखिए है ना, ये वाला सही है, देखिए ये वाला सही है। अब ये तीसरा नंबर बताइए कि सही है क्या, आइए देखते हैं तीसरा नंबर। एक मिनट फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला जो है बेसर नगर जो है, इसने हमने गलत किया है ना, शैव गुफा नहीं है, ये वैष्णव गुफा है ना, ये तो मैं देख रहे हैं। दो और तीन सही है ना, दो और तीन सही है। आइए देखिए तीसरा नंबर समझिए, सितनवासल गुफाएं जो अरिवार कोइल भी कहा जाता है इसे, यह तमिलनाडु में पुदुकोट्टई शहर में 16 किलोमीटर उत्तरी पश्चिम में स्थित है। तो इसका लोकेशन है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में मुख्यतः, आप ये याद रखिए, और इसका दो नाम है, इसको याद रखिए, सितन वासल गुफाएं, अरिवार कोइल इसे कहा जाता है। चट्टानों को काट कर बनाया गया ये प्रसिद्ध गुफा है फ्रेंड, जो जैन मंदिरों के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये भी सही हो गया, समझ रहे हैं। तो दो को सही कौन कौन सा है, ये भाजा जो है बौद्ध गुफा से संबंधित है, तो और जो सित्तन वास जो है ये वासल जो है ये आपको जैन गुफा से संबंधित है, और शैव मंदिर जो है बेसर, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हमने अभी क्या किया, हमने 2023 का पीवाईक्यू कंप्लीट किया। 2023 का 3 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था और डीप क्वेश्चन था, थोड़ा टफ मान सकते हैं इसको। तो अगर आपने डिटेल से पढ़ा है चीजों को, सिलेबस को समझिए, सिलेबस का इंपॉर्टेंस को समझिए कि बौद्ध धर्म से आता है, जैन धर्म से आता है, इन दोनों में तुलना आता है, तो इसको डिटेल, इसका सभी चीज को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। कुछ प्रसिद्ध स्थल आ रहा है, और उस स्थल का क्या इंपॉर्टेंस है और किस लिए वो स्थल जाना जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ट्रेंड को समझते जाइए आप, यूपीएससी पैटर्न में घुसते चले जाएंगे, और फिर सिलेबस को आप आराम से कर लेंगे। तो देखिए अभी हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी भी करेंगे ना। पीवाईक्यू अब खत्म होने वाला, देखिए 2023 आ गया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एनसीईआरटी कर लेंगे। देन हम लोग बेसिक कुछ स्टैंडर्ड बुक्स कर लेंगे, बेसिक बुक हो गया एनसीईआरटी, उसका स्टैंडर्ड बुक्स कर लेंगे, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
तो चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, क्या आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं कमेंट करिएगा। चलिए थैंक यू।